हाँ तो जी प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं बाबू आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी गद्य खंड का 6 नंबर चैप्टर चल रहा था बाबू। चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र। क्या है? एक लेख और एक पत्र, यह चैप्टर का नाम है और गद्य खंड का यह 6ठा नंबर चैप्टर है। 5 चैप्टर तक आपका ऑलरेडी समाप्त कर दिया गया है। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट आपके लिए रेडी है। एक बगल से आप लोग अच्छे तरीके से शांति मन से आराम से आप लोग घर बैठे देख सकते हैं। और इसके जो लेखक है बाबू भगत सिंह जी, कौन है? यही है भगत सिंह जी। इन्हीं के बारे में हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके थे। क्या किए थे? पहले वीडियो में हम लोग जो है इनके बारे में पढ़े थे, भगत सिंह जी के बारे में। ऐसे तो आप सभी भगत सिंह जी के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन मेन जो इनका परिचय होता है वो आप सभी नहीं देखे हैं, तो पहले वीडियो में बाबू आप लोग जाकर देख लीजिए। ठीक है, वीडियो है आपके पास। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण बात है हिंदी, संपूर्ण हिंदी अर्थ हम लोग आज जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, और कल जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा। यानी कि कोई भी चैप्टर यदि हम लोग शुरुआत करते हैं उसको 3 भाग में बांटते हैं प्यारे बच्चों। लेखक परिचय या कवि परिचय, संपूर्ण हिंदी अर्थ और तीसरा में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है। सब चीज यहां पर अवेलेबल होता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। यह वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन आप लोग शांति से अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा बाबू। आपके लिए यह वीडियो बनाया गया है। अगर आप भी 2026 में आपका 12th का एग्जाम्स है तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, और बाद में भी यदि देख रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, सेम सिलेबस है और वही चीज आप लोगों को पढ़ना भी है। तो क्या है बाबू? एक लेख और एक पत्र। ठीक है, भगत सिंह जी के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। इनका जन्म, इनका शहादत यानी मृत्यु, ठीक है, शहीद स्थल कहां है, जन्म स्थान कहां है, पैतृक गांव इनका कहां है, कहां जन्म हुआ था, वो सब चीज यहां पर बतलाया गया है। लेखक परिचय में ऐसे हम लोग बताए थे। तो इनका जन्म हुआ था भगत सिंह जी का 28 सितंबर 1907। किनका? भगत सिंह जी का जन्म जो है वो 28 सितंबर 1907 में। शहादत यानी इनको फांसी पर लटकाया गया था ना, तो कब हुआ था? वो था मार्च 1931 और शाम जो है शाम 7:33 पर लाहौर संयंत्र केस में इनको फांसी मिला था और लाहौर सेंट्रल जेल में इनको जो है वो फांसी दिया गया था। उस समय हिंदुस्तान जो देश है वो पाकिस्तान सब एक ही था, लेकिन वो बंटवारा हुआ था। ठीक है, तो वो अलग हो गया। लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है, यानी कि शहीद स्थान लाहौर सेंट्रल जेल। इनका जन्म स्थान हुआ था बाबू बांगा चक्का। कहां हुआ था? बांगा चक नंबर 105, कुगेरा ब्रांच, वर्तमान लायलपुर जो है वो पाकिस्तान में अभी है। ठीक है, यानी कि उनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में। ठीक है, वो पंजाब के आसपास, उधर भी उनका जो है वो पाकिस्तान में जो है पंजाब, कुछ इधर भी है, हिंदुस्तान में भी है, कुछ पाकिस्तान में भी है। ठीक है, और पैतृक गांव खट करकला पंजाब में, और इनके माता जी का नाम विद्यावती। ठीक है, और पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह। ये सब चीज जो है उनके बारे में हम लोग देखे थे पहले वीडियो में। तो चलिए अब हम लोग पाठ को शुरुआत कर लेते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम एक लेख। पहले है एक लेख विद्यार्थी और राजनीतिक पर भगत सिंह जी लिखे हैं, और दूसरे में हम लोग देखेंगे एक पत्र। एक पत्र जो कि सुखदेव को लिखे हैं, उनके मित्र को। ठीक है, अपने मित्र को वो लिखे हैं। अब देखिए क्या है, एक लेख और जो है एक पत्र। तो विद्यार्थी और राजनीतिक पर शुरुआत किए हैं। क्या लिखे हैं देखिएगा, समझिएगा। नहीं समझिएगा बाबू तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आप लोग शांति मन से यदि समझिएगा तो जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। इस बात का भारी शोर सुना जा रहा है, इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान
पढ़ने वाले जो नौजवान कौन हो सकते हैं, विद्यार्थी होंगे। तो पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी राजनीतिक या पॉलिटिकल कामों में हिस्सा ना ले। क्या है, सुनने में आ रहा है, क्या लिखा हो प्यारे बच्चों, सुनने में जैसा आ रहा है कि पढ़ने वाले विद्यार्थी राजनीतिक और पॉलिटिक्स में जो है वो हिस्सा ना ले, वो पढ़ाई करे। वो भगत सिंह जी को सुनने में आ रहा है, लेकिन भगत सिंह जी ऐसा नहीं मानते हैं। अब क्या लिखा हुआ है, पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। पंजाब सरकार, देखिए पंजाब में उनका जन्म हुआ था, तो पंजाब का वहां का बात कर रहे हैं कि पंजाब सरकार की राय जो है बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले, विद्यार्थियों से, जो स्टूडेंट में कॉलेज एडमिशन लेता है उससे पहले जो है कॉलेज में दाखिला लेने से पहले इस आशय पर शर्त पर हस्ताक्षर करवाते हैं। ठीक है, फॉर्म पर सिग्नेचर करवाते हैं कि विद्यार्थी जो है वो राजनीतिक में नहीं आएगा। क्या है, पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स के कामों में हिस्सा नहीं लेंगे विद्यार्थीगण। ठीक है, आगे हमारा क्या लिखा हो प्यारे बच्चों, आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोगों की ओर से चुना गया मनोहर जो अब शिक्षा मंत्री है। क्या है, कौन है मनोहर, जो है वो शिक्षा मंत्री है, लोगों की ओर से चुना गया। क्या है बाबू, समझिएगा कि लोगों की ओर से, कहां के लोगों, पंजाब की सरकार लोगों के ओर से जो चुना गया मनोहर है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जो चुना गया मनोहर है वो अभी क्या है बाबू, वो शिक्षा मंत्री है। क्या है, वो शिक्षा मंत्री है। स्कूल, ठीक है, स्कूल कॉलेजों के नाम एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है। कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले। क्या है, कोई जो है स्टूडेंट पढ़ने वाला या टीचर पढ़ाने वाला वो सभी पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले। आगे क्या है कि कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट्स यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर विद्यार्थी सप्ताह जो है वह मनाया जा रहा था। उसके बाद क्या है कि वहां भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद, क्या लिखा हो बाबू, ठीक है, प्रोफेसर ईश्वर चंद नंदा ने इस बात पर जोर दिया है कि विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। कौन कौन, विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। कौन कौन बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा क्या है कि वहां की जो सर हैं अब्दुल कादर, कौन है सर जो हैं अब्दुल कादर, और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा इस बात पर विद्यार्थियों को जोर देते हैं कि पॉलिटिक्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो हिस्सा नहीं लेना चाहिए। वो चीज यहां पर बतलाया गया है। ठीक है, लेकिन भगत सिंह जी ऐसा नहीं मानते हैं। ये सब चीजें उनको सुनने में आ रहा है, समझ में आया ना। आगे देखिए क्या है कि पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। क्या लिखा हो बाबू, जो पंजाब है, पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। इसका क्या कारण है, इसका कारण है कि क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं। देश आजाद हो रहा है उसमें जो है वो पंजाब के लोग बलिदान कम दिए हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग क्या बोल रहे हैं कि पंजाब के लोग जो हैं वो बलिदान कम दिए हैं। क्या नहीं, यहाँ के सबसे बड़ा कारण जो है वो शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू हैं। क्या है बाबू, बिल्कुल ही बुद्धू हैं। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह से मालूम चलता है। क्या है, चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है। क्या है, हमारी जो शिक्षा है वो निकम्मी होती है, फिर फिजूल होती है, और विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता। विद्यार्थी लोग जो है, जो युवा हैं, देश के राजनीतिक और पॉलिटिक्स में जो है वो हिस्सा नहीं लेते हैं। इस कारण उन्हें इस संबंध में कोई ज्ञान ही नहीं होता। इस संबंध में कोई ज्ञान नहीं है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, इस संबंध में कोई ज्ञान ही नहीं है। जब वे पढ़कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ ही आगे बढ़ते हैं। जब पढ़कर निकलते हैं
कुछ ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन वे एक ऐसी कच्ची कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने का सिवाय और कोई चारा ही नहीं होता है। कुछ जो है पढ़कर कुछ ही निकलते हैं, और उनमें भी ऐसे ऐसे बात करेंगे, ठीक है, ऐसी कच्ची कच्ची बातें करेंगे कि सुनकर स्वयं को, सुनिएगा तो अपने आप को अफसोस, ठीक है, अफसोस कर बैठ जाने की सिवाय जो है वो कोई चारा नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं, वो चीज यहां पर बतलाया गया है। ठीक है, अब देखिए बाबू क्या है कि जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथों में लेनी है, भगत सिंह जी क्या है कि जिन नौजवानों को, ठीक है, कल जो है वो देश की बागडोर संभालनी है, लेनी है, उन्हें आज ही अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। आज जो है वो अंधा बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा है, तो वो कैसे देश को संभालेंगे? देश के बारे में क्या जानते हैं, कुछ तो वो बताया नहीं जा रहा है। पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं लिया जा रहा है, राजनीतिक में भेजा नहीं जा रहा है, राजनीतिक के बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है, तो क्या पता चलेगा? इससे जो परिणाम निकलेगा वो हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है। क्या है? विद्यार्थियों का सबसे मुख्य काम क्या है? पढ़ाई करना। प्यारे बच्चों, यदि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका मुख्य काम क्या है? स्टडी करना, पढ़ाई करना। और साथ साथ यदि आप बोलिएगा कि घर का काम हम नहीं कर पाएंगे, घर का काम नहीं होता है, तो मूर्खता है ना। घर का काम करते हुए आपको पढ़ाई करना है, लेकिन पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना है, उसको ज्यादा करना है। राजनीति के बारे में जानना है, पॉलिटिक्स के बारे में जानना है, ताकि आप भी वोट दीजिएगा और एक जो है वो अच्छा प्रतिनिधित्व को चुनिएगा, वही लोग जो है वो देश को संभालेंगे और आपकी भी बारी आएगी। वही चीज यहां पर बतलाया गया है। उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उन्हें सुधार का उपयोग सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं है। वही चीज तो बोल रहे हैं कि देखिए, वो पढ़ाई करना मुख्य काम है, लेकिन उनको पूरा ध्यान उधर लगा दिया जाता है कि देश की परिस्थितियों, देश के बारे में सोचना सभी लोगों का काम नहीं है क्या? अच्छा मुख्यमंत्री हो वो अच्छा काम नहीं है क्या? वो है ना। तो वही चीज है कि देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार होना जरूरी है ना। शिक्षा में सुधार होनी चाहिए, तो उनके सुधार के उपयोग की सोचने की योग्यता जो है वो करना उस शिक्षा में शामिल नहीं है। यदि नहीं है तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं। यदि नहीं है, भगत सिंह जी बोल रहे हैं, नहीं यदि है तो निकम्मी समझते हैं उस शिक्षा को जो सिर्फ अकली, ठीक है क्या बाबू, जो सिर्फ अकली करने के लिए ही हासिल की जाए। ऐसी शिक्षा की जरूरत ही क्या है? कुछ ज्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं कि, क्या कहते हैं? कुछ ज्यादा चालाक आदमी क्या कहते हैं बाबू? काका क्या कहते हैं कि काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो, काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा ना लो। कुछ जो है ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो, जानो, लेकिन व्यवहारिक जो है ना उसमें आप मत कूदो, उसमें आप मत जाओ। क्या है बाबू? तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होगे। तुम जो है अधिक योग्य होकर, पहले योग्य होकर जो है वो देश के लिए फायदेमंद साबित जरूर होगे, और पहले योग होगा तभी ना। तो वो चीज यहां पर बतलाया गया है। आगे देखिए क्या है कि बड़ी सुंदर बात लगती है, बात बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। भगत सिंह जी बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या कह रहे हैं कि लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं क्योंकि यह जो है ऊपरी बात लगती है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद क्या है कि यह बात से स्पष्ट होता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू यंग
ठीक है, प्रिंस कॉपीटिकन पढ़ रहा था। ठीक है, एक दिन विद्यार्थी, ये पुस्तक है, क्या है बाबू, एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक पढ़ रहा था। ये पुस्तक एक प्रोफेसर साहब कहने लगे, यह कौन सी पुस्तक है। प्रोफेसर साहब जो हैं वो कहने लगे, क्या कहने लगे, कहने यही चीज लगे कि और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। क्या है बाबू, और यह तो किसी बंगाली का जा नाम पड़ता है। वह स्टूडेंट्स बोल पड़ा। प्रिंस कॉपीटिकन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। प्रिंस जो है, प्रिंस कॉपीटिकन का नाम जो है वो प्रसिद्ध है। वो अर्थशास्त्री है। क्या है बाबू, वे अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए वो बहुत बड़ा जरूरी था। प्रोफेसर की योग्यता पर जो स्टूडेंट्स है वो हंस पड़ा। वह विद्यार्थी जो है योग्यता पर वो हंस पड़ा और उसने फिर बोला, ये रूसी सज्जन थे। बस रूसी कहकर टूट पड़ा। रूसी कहकर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिकल पुस्तकें पढ़ते हो। क्या है बाबू, तुम जो है वो पॉलिटिकल पुस्तक पढ़ते हो, तुम बोल्शेविक हो क्या। वो चीज प्रोफेसर साहब कर रहे हैं क्या, देखिएगा कि देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता। ठीक है, अब उन बेचारे विद्यार्थियों को उनमें क्या सीखना है, ऐसी स्थिति में वे नौजवान क्या सीख सकते हैं। ऐसे में यदि स्टूडेंट्स पढ़ रहा है, प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं, तो ऐसे में नौजवान जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, वो क्या ही सीख सकते हैं, वो क्या समझ सकते हैं। वही चीज बतलाया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे देखिएगा बाबू कि दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना, भाषण सुनना तो व्यवहारिक राजनीतिक पर कमीशन या वायसराय का स्वागत करना क्या हुआ। क्या वह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं, क्या वह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं। सरकारें और देशों के प्रबंध से संबंधित, क्या लिखा हो बाबू, देशों के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी। तो फिर यह भी पॉलिटिक्स हुई कि नहीं, तो फिर यह पॉलिटिक्स हुई कि नहीं। यदि, क्या लिखा हुआ है कि बात यदि पॉलिटिक्स के मैदान में गिनी जाती तो यह बात पॉलिटिक्स हुई या फिर नहीं। देखिएगा, कहा जाएगा कि इससे जो गवर्नमेंट है, सरकार खुश होती है, दूसरी से नाराज। फिर सवाल तो गवर्नमेंट की खुशी या नाराजगी का ही हुआ। क्या विद्यार्थियों को जनमते की खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। हम जो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू पशु है, क्या बाबू, क्या लिखा हुआ है कि हम जो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं पशु हैं, पेट के गुलाम हैं, तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़े। विद्यार्थी जो है वो वफादारी का पाठ पढ़े, वो चीज यहां पर बताया गया है। ठीक है, कुछ ज्यादा है नहीं। सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है। आजादी से पहले की बात सुभाष चंद्र बोस जी बोल रहे हैं कि मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन, क्या चीज है बाबू, जो तन से, शरीर से, मन से और पैसा धन से देश पर अर्पित कर दे। ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो तन मन धन से देश को समर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए न्यौछावर कर दे। ठीक है, पागलों की तरह जो है वो अपने देश की आजादी के लिए अपना जो शरीर है यह न्यौछावर कर दे। लेकिन क्या बूढ़ों में से ऐसे आदमी मिल सकेंगे? क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे साइने लोगों में से ऐसे लोग निकल सकेंगे?
और क्या लिखा बाबू, यह तो वही नौजवान निकल सकते हैं, भगत सिंह जी बोल रहे हैं यह तो नौजवान ही निकल सकते हैं ना, कि जो किन्हीं जंजालों में ना फंसे हो, और जंजालों में पड़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि उन्हें कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो। सिर्फ गणित और जियोग्राफी, फिर सिर्फ जो है वो गणित और जियोग्राफी यानी कि भूगोल की, ठीक है, भूगोल का ही परीक्षा के पर्चों के लिए घूंटा ना लगाया हो, ठीक है, घूंटा ना लगाया हो, वो चीज यहां पर बता रहे हैं प्यारे बच्चों। सिंपल स्टूडेंट्स भी राजनीतिक में आ सकते हैं। अब देखिए क्या है, क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी? इंग्लैंड ही ना देश पर आक्रमण किया था, ठीक है, तो क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थी, इंग्लैंड से की युद्ध हुई थी बाबू, तो वहां के स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लिए थे ना, निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी। तब हमारे उपदेशक कहां थे, जो उनसे कहते जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो। आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में वारदौली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे में मूर्ख रह जाएंगे? क्या वे ऐसे में मूर्ख रह जाएंगे? सभी देश को आजाद करवाने वाले वहां के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या है बाबू? वहां के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं देश को आजाद करवाने के लिए। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे? क्या लिखा हुआ है, देश के नौजवान जो है वो जो है अलग अलग रहकर देश का अस्तित्व बचा पाएंगे। नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए गए अत्याचार भूल नहीं सकते। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांतिकारी की जरूरत है। वे जरूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे। जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी कामों में लगा दे, अपने प्राणों को इसी में उत्सर्ग कर दे, वरन बचाने का कोई उपाय जो है नहीं आता है। प्यारे बच्चों, भगत सिंह जी का कहना है कि पढ़िए, पढ़ाई कीजिए, लेकिन देश की राजनीति में जरूर हिस्सा लीजिए। राजनीति के बारे में पढ़िए, समझिए, ज्ञान हासिल कीजिए, और यदि ऐसा हालत हो जाए, यदि ऐसा कंडीशन हो जाए तो देश की आजादी के लिए टूट पड़िए, मैदान में कूद पड़िए, बिना कोई झंझट, बिना कोई जो है वो जीवन देखे हुए, ठीक है, वो कूद पड़ना है। जैसे क्रांतिकारी वीर थे भगत सिंह जी, उसी तरह से अपने बारे में सोचते हैं कि हर एक विद्यार्थी को इस तरह का बागडोर जो है वो संभालना चाहिए। समझ में आया ना? पहला चीज खत्म हो गया प्यारे बच्चों, पहला चीज जो है वो खत्म हो गया। अब जो है वो पत्र है, ठीक है, सुखदेव जो उनके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके नाम पर पत्र है। प्रिय भाई, स्टार्टिंग में इस तरह से लिखते हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, तो क्या लिखते हैं, प्रिय भाई भगत सिंह जी। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना जी? बहुत इजी है प्यारे बच्चों, कुछ भी भारी यहां पर नहीं बताया गया है। आपको सिर्फ थोड़ा सा मोटिवेट होकर पढ़ना है, थोड़ा सा आराम से स्टडी करना है, ताकि समझ में आए और कुछ परेशानी ना हो, बोर्ड जैसा ना महसूस हो। समझ में आ रहा है ना? चलिए, बहुत अच्छा। कैसा लगा वीडियो? लगातार आप सभी जो है वो कमेंट करते रहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बाबू शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों का हेल्प हो पाए। समझ में आ रहा है? चलिएगा, क्या लिखा हुआ है कि मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। मैं अनुभव करता हूं कि बदली हुई परिस्थितियों ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला है। यह जो परिस्थितियां हर एक समय चेंज हो रही है, अलग अलग प्रभाव जो है वो डाला है। जिन बातों से जेल के बाहर घृणा करते थे, वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी है। इसी प्रकार मैं जेल से बाहर जिन बातों का
विशेष रूप से समर्थन करता था वे आज मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखती। उदाहरणार्थ मैं व्यक्तिगत प्रेम को विश्वास रूप में मानने वाला था, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय एवं मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। बाहर आप इसके लिए जो है वो कड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में अब आपके विचारों में भी भारी परिवर्तन और क्रांति आ चुकी है। आप इस महान जीवन का एक अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य अंग महसूस करते हैं और सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ है। इस सहानुभूति से जो है एक अलग प्रकार का आनंद जो है वह महसूस हुआ है। वो चीज यहां पर बता रहे हैं प्यारे बच्चों, कौन? भगत सिंह जी। ठीक है, तो आप लोगों को आ रहा है ना समझ में? कुछ भी भारी नहीं है, बहुत इजी है प्यारे बच्चों। हर एक चीज हम लोग अच्छे से समझेंगे, क्या कि आपको याद होगा प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे बात की थी। तब मैंने आपको बताया था कि कई परिस्थिति में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। मुझे उस बारे में उस समय जब बात हुआ था, समय और स्थान भली प्रकार याद है, भली भांति। हमारी यह बात संतशाही कुटिया में शाम के समय हुई थी, बात किए थे। अपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता। आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित है। क्या है बाबू? इस प्रकार का कार्य जो है वो घृणित है, परंतु इस विषय पर भी मैं देखता हूं कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। इस विषय पर मैंने बात किया था और अभी इस विषय पर मैं देखता हूं कि आपकी राय बदल चुकी है। अब आप उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी। क्या है? इस विषय में पहले जो आपकी राय थी वही राय अब मेरी भी हो चुकी है। अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है। आत्महत्या एक घृणित अपराध है। यह पूर्णतः जो है वो कायरता का कार्य है। यह वीर लोगों का काम नहीं है आत्महत्या। ठीक है, क्रांतिकारी तो कहना ही क्या है, क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता। क्रांतिकारी का काम कार्य ही अलग है। कोई भी मनुष्य जो है वो ऐसा कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता। वो चीज यहां पर बतलाया गया है प्यारे बच्चों पत्र में। ठीक है, आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आप जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसे प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना को हमने सोच समझकर कितना प्यार किया था। मैं यह समझता हूं कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की। मैं यह समझ सकता हूं कि आपने जो है वो अधिक से अधिक संभव सेवा की। अब वह समय है कि जो कुछ आपने किया उसके लिए कष्ट उठाऊं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यही वह अवसर है जब आपको सारी जो है वो जनता का नेतृत्व जो है वो करना है। सारी जनता का नेतृत्व करना है, वह अब समय है। वो चीज पत्र में ये सब बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। अब देखिएगा, मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था, जो साथ में किए थे। बम फेंकने का कार्य कहां प्यारे बच्चों? लेजिस्लेटिव असेंबली। पूछा जाएगा तो याद रहेगा ना कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किए थे भगत सिंह जी। कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। यदि आप काम कर देते हैं
तो उसका क्या है, भोग भोगने का काम है। उसका रिजल्ट परिणाम क्या आएगा वो चीज देखना है। वही चीज है ना प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है, क्या आपका यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा यह कार्य उचित होता? नहीं नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा होता, इसका प्रभाव जो है वह लोगों पर उल्टा होता। अब हम अपने लक्ष्य को पूर्णतः सफल हुए हैं। अब हम अपने लक्ष्य को पूर्णतः जो है वो सफल हुए हैं, वो चीज यहां पर बतलाया जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, ये सब आपस में बात कर रहे हैं। वो चीज लिखा हुआ है कि बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताता हूं कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। यह एहसास था, महसूस था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का ना तो ज्ञान ही था और ना हमें यह विचार सूझता ही था। हम तो मृत्यु के लिए रेडी थे। भगत सिंह जी, हम जो है मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं, प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि उचित जो है आत्महत्या नहीं कहा जा सकती। हमारे मित्र जो हैं श्री यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु तो अस्पर्शनीय है। क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? इसे जो है मृत्यु आत्महत्या कह सकते हैं। हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ। समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। हमारे देश में जो है वो सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। देखिए, यदि आप कोई काम कर रहे हैं, उस काम में यदि आप सफल हुए, ठीक है, तब तो वो चीज ठीक है ना। तो वही चीज है कि संघर्ष में यदि देश के आजादी के लिए यदि हम लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, यदि मृत्यु प्राप्त हो भी गया तो वीर का काम है, कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज वो लोग सोचते थे। आगे क्या है कि इसके अतिरिक्त हम भी जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, उनको धैर्य पूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब यह उनको सजा सुनाई जाएगी। यह जो है वो जाएगी, तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी। यह मृत्यु भी सुंदर होगी, यह जो है मृत्यु भी सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। मैं और आप वरन मैं कहूंगा हम में से किसी ने भी किंचित कष्ट सहन नहीं किया है। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है। हमारे जीवन का यह भाग जो है वो आरंभ होता है, ठीक है। यदि मृत्यु भी प्राप्त हो गई, फांसी तो होगा ही, हो जाएगा तो वह फांसी को जो है फंदा को चूम लेंगे। यह मृत्यु भी सुंदर लगेगी, आनंददायक होगी। लेकिन यदि कुछ जो है कष्ट के लिए सहन नहीं करना, ठीक है, आत्महत्या कर लेना कुछ दुखों से बचने के लिए, यह जो है वो कायरता है। समझ में आ रहा है बाबू? वो चीज यहां पर बतलाया गया है। आगे देखिएगा क्या है कि आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है। रूसी साहित्य क्या है? रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में जो है वो हमारे साहित्य में कदापित नहीं दिखाई देती। हम उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमयी स्थितियों को बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते।
हम उनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों, ठीक है, के प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते। मैं कहूंगा कि केवल विपत्तियां सहन करने के साहित्य के उल्लेख में ही उन कहानियों में सौहृदयता, दर्द की गहरी टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। हमारी स्थिति उस समय जो है वो बहुत ज्यादा खराब, दयनीय, हास्यास्पद हो जाती है जब हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं। यद्यपि, ठीक है, इसके लिए कोई प्रकृति या ठोस आधार नहीं होता, वो चीज यहां पर बतलाया गया है। ठीक है, कैसा लग रहा है प्यारे बच्चों? कमेंट आप लोग बाबू करिए ना, ठीक है, बहुत मजा आएगा। आगे क्या है बाबू? नेक्स्ट कि हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर एक प्रकार से उन विपत्तियां, ठीक है, उन विपत्तियां, चिंताओं, दुख और कष्टों को सहन करने के लिए, ठीक है, उस पर जो है हर समय चाहिए, उस पर तत्पर रहना चाहिए, जिनको हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। क्या क्रांतिकारी कहते हैं? मैं आपको बताता हूं कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। मैंने इस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा है और जेले में भी ऐसे विषयों का स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग स्वयं कष्टों को सहना है। क्या है? स्वयं के कष्टों को सहना जो है वो स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है। वो चीज यहां पर भगत सिंह जी बता रहे हैं प्यारे बच्चों, सुखदेव जी को पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, क्या है बाबू? आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों का बंदी गृहों में विपत्तियां सहन करना ही राजशाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था। क्या भारत के ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है? क्या भारत के ऐसे व्यक्तियों को रहने और जो है वो करने की आवश्यकता नहीं है कि जो इस विषय से पूर्णतः परिचित हो और इस समस्या का निजी अनुभव रखते हो? केवल यह कह देना कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा, इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग हैं। क्या है? लोग हैं। किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी हैं, क्षेत्र के कार्यों को भार, ठीक है, दूसरे लोगों पर छोड़ने के लिए प्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ जो है वो कर देना चाहिए। ठीक है, आगे क्या है कि उन्हें चाहिए कि वे उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है। क्या है? प्रयत्न जो है, अनुचित प्रयत्न जो है वो न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है। वो चीज यहां पर बतलाया गया है प्यारे बच्चों। और देखिएगा आगे क्या लिखा हुआ है। आंदोलन क्रांति के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देना, ठीक है, बहुत सीमा तक कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं उन सबसे पृथक रहने के लिए आपने जो तर्क दिए हैं, मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूं। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो वो मूर्ख हैं या ना समझ। वे आपके इस व्यवहार को, जिसे वे स्वयं कहते हैं
कि हमें किंचित भी नहीं है कि समझ सकते हैं, क्योंकि आप उनसे ऊंचे और उनकी समझ से बहुत परे हैं। अनोखा और अद्भुत समझते हैं। क्या है बाबू? अनोखा और अद्भुत समझते हैं, वो चीज बताया गया। अच्छा लग रहा है ना? चलिएगा कि वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदी गृह का जीवन वास्तव में मानपूर्ण है, तो आप यह उसके विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? यदि आप समझते हैं कि बंदी गृह जो जेल है, जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, तो आप उसके विरुद्ध जो है वो विरुद्ध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते? संभवतः, ठीक है, आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता, परंतु यह तो वही तर्क है जिसकी आड़ लेकर साधारणतः निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। यह वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों से सुनते रहे हैं जो जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों से सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते थे। क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुख से सुनूंगा? कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्यों और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती थी? क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालेंगे कि हमने इस काम को आरंभ करने में नितांत भूल की है? नहीं, इस प्रकार की परिणाम निकालना उचित नहीं होगा। ठीक है, इससे तो उस व्यक्ति की भीतरी निर्बलता प्रकट होती है जो इस प्रकार सोचता है। इस प्रकार जो सोचता है उसकी जो व्यक्ति की भीतरी जो बुद्धि है वो निकट होती है। वो चीज यहां पर बताए जा रहे हैं। आगे बाबू क्या है कि आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदी गृह के कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती है कि उस समय भी उसके विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व। ठीक है, क्या कह रहे हैं बाबू कि यह आशा आप नहीं लगा सकते हैं किसी व्यक्ति से कि उसके विचार जो वही होंगे जो पहले थे। ठीक है, इतना साल जो है वो जेल में रहकर, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद कर रख देगा। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में ना उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापित नहीं होता? यदि ऐसा है तो आप भूल रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, तो यद्यपि ठीक है, हम तो केवल अपने समय की आवश्यक की उपज है। क्या लिखा हो बाबू? यही चीज है ना कि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज है। अपने समय का इंतजार कर रहे हैं प्यारे बच्चों। वीर क्रांतिकारी लोग थे, ऐसा लोग अब भारत में नहीं मिलेंगे। क्या लिखा हुआ है? मैं तो यह कहूंगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में विचार को जन्म देने वाला नहीं था। मैं तो यह समझूंगा कि साम्यवाद का जन्मदाता जो मार्क्सवादी थे, मार्क्स जो थे, वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचार वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। असल में यही है कि यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ही एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। उनमें मार्क्स भी एक था। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निसंदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ है। ठीक है, मैंने इस देश में साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया।
वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय और परिस्थितियों के प्रभाव का परिणाम है। निसंदेह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य के, ठीक है, तुच्छ कार्य अवश्य किया। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हमने इस प्रकार का कठिन कार्य को हाथ में लिया तो हम उसे जारी रखना चाहिए, तो हमें उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता, ठीक है, जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा। क्या लिखा हो प्यारे बच्चों? मार्गदर्शन जो है वो भारत के जनता का नहीं होगा यदि आत्महत्या कर लेंगे तो। वरन यह तो एक क्या लिखा बाबू? यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा। यह जो है एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा, वो चीज है कि ठीक है। जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते हैं। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार अलग अलग प्रकार के हमें कठिनाइयों का जो है वो निशाना बनाया जाता है। नाना प्रकार कहने का क्या मतलब? अनेक प्रकार, ठीक है, वह कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। यहां तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे वे भी हमको छोड़ गए। क्या ये परिस्थितियां असीम परीक्षा युक्त ना थी? फिर हमने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और क्या तर्क था? जो वीर क्रांतिकारी लोग अपने आप को कहते थे वो भी हमको छोड़कर छोड़ दिए। क्या ये परिस्थितियां असीम परिस्थितियां नहीं थी तो क्या आपने आंदोलन या प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण था और क्या तर्क था? क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देता? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेलों से दंड भोगकर लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं? यदि वाकुनी ने आपके समान सोच विचार किया होता तो वह प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेता। आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते, आज आपको ऐसे अनगिनत असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते जो रूसी राज्य में उत्तरदायित्व पदों पर विराजमान हैं और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकार भाग दंड भोगते हुए जेलों में बिताया है। मनुष्य को अपने विश्वासों पर दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करनी चाहिए। कोई नहीं यह कह सकता कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। कोई नहीं यह कह सकता कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। वो चीज यहां पर बतलाया गया है। क्या आपको याद है जब हम इस विषय पर बात कर रहे थे, ठीक है, हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र और प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए तो आपके बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया। आप इस विचार से ही घृणा करते थे, आपको इस प्रकार विश्वास नहीं था। फिर अब क्या हुआ? यहां तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियां भी नहीं है। मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने में भी घृणा होती है। आपको उस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही इन विचारों के अनुकूल कार्य किया होता, अर्थात आपने विष खाकर उस समय आत्महत्या कर ली होती तो जो है वो अपने क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए हानिकारक है। क्या है बाबू? हमारे लिए हानिकारक है। वो चीज यहां पर बतलाया जा रहा है। कितना मजा तो आ रहा है। आगे देखिएगा, एक और विशेष बात
जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह है कि हम लोग ईश्वर, पूर्ण जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड परितोषिक अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं रखता। यह जो है भगत सिंह जी ये सब चीज में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में भी नितांत भौतिकवादी रीति से सोचना चाहिए। एक दिन जब मुझे पहचानने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहां लाया गया था, ठीक है, दिल्ली से यहां लाया गया था, तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने वाले और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए जो है वह तैयार नहीं हूं। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूं। उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी, परंतु मैंने उनको उत्तर दिया कि मेरे जैसे विश्वास और विचारों वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। यह जो है उनको पता था कि मेरे जैसा जो क्रांतिकारी लोग हैं, विश्वास था और विचार वाले व्यक्ति जो है व्यर्थ में मरना जो है वो कदापि सहन नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं, मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं। विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूपी में दुखी या चिंतित नहीं है, किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। वही बात मैं इस समय आपको कहना चाहता हूं। आशा है आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। मुझे अपने लिए मृत्यु दंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हुई तो पूर्णतः सबके लिए होगी, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त न्याय लोगों के लिए नितांत समिति और कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। हमारे लिए ना तो क्षमा हो सकती है और ना वह होगी रही। क्या है? ना वह होगी ही, वो चीज यहां पर है। आगे क्या है बाबू कि इस प्रकार भी हमारी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप से और विश्वासमयी, और उसके साथ ही मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दी जाए। क्या बोल रहे हैं कि यह आंदोलन या आजादी ऊंचाई तक पहुंच जाए, उस समय फांसी दी जाए। मेरी यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मान पूर्वक और उचित समझना होगा, ठीक है, समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण ना बने। जब देश का भाग का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतः भुला देना चाहिए। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतः अवगत हैं, इसलिए हम नहीं मान सकते कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावनाओं से इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव नहीं है। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहन करने, बलिदानों से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। आगे क्या है कि जहां तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उस स्थिति में सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूं जब उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों के हृदय में हमारी फांसियों से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो जाए। बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं। यहीं पर आपका इंड हो गया। क्या हो चुका बाबू? यहीं पे आपका जो संपूर्ण हिंदी अर्थ हुआ वो इंड हुआ।
आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। कैसा लगा यह वीडियो आप मुझे कमेंट कर कर अवश्य बताइए, क्योंकि आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, आपको देखने से लग रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इतना बढ़िया तरीके से आप लोगों को बताया गया है। पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर बाबू संपर्क कीजिए ना। नंबर क्या है? 7667140322। दूसरा नंबर है 8292748995। व्हाट्सएप पर आप संपर्क कीजिए, अन्यथा आप कॉल भी कर सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडीएफ नोट्स लीजिए ना, दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लास्ट जो वीडियो रहेगा इस चैप्टर का, 6 नंबर चैप्टर का, क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके बुक में है, सब कुछ आप लोगों को यहां पढ़ा दिया जाएगा, ताकि एक एक चीज आप लोगों को दिक्कत ना हो। और साथ में हम लोग सारांश भी देखेंगे, क्योंकि सारांश नहीं पढ़े हैं, तो सारांश में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही देख लेंगे, ताकि आप लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो आप लोगों को थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप सभी अच्छे से एग्जाम्स दीजिए, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।